इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी अब रिटायर्ड हो चुके हैं। अच्छा, अब जहां जिन ममालिक में रियासतों में इदारे मजबूत होते हैं वहां पे इस तरह की पोस्ट जजेस का आना जाना ये मामूल की बात होती है, लेकिन हमारे यहाँ हम ये देख रहे हैं कि ये एक बुनियादी बहस बनी हुई है मीडिया की। और इफ्तिखार चौधरी साहब के जो कैरियर है, उनका बतौर जज जो अरसा है, दरमियान की जो तहरीक का अरसा है, उसमें बहुत गुफ्तगू हो रही है। ज़ाहिर है इसका एक पस मंज़र है, उस वजह से ये गुफ्तगू हो रही है। आज जबकि इफ्तिखार चौधरी साहब अब रिटायर्ड हो चुके हैं, हमने दरख्वास्त की है पाकिस्तान के माने हुए कानूनदान और वकला तहरीक के जो सिपा सलार कह लीजिए या सबसे बुनियादी और मरकज़ी जिन्हें हैसियत हासिल थी वकला तहरीक में, जनाब एतजाज़ एहसन साहब से हमने दरख्वास्त की कि वो हमें ज्वाइन करें और वो आज हमारे साथ अपनी यादें कुछ शेयर करें, तहरीक के दोनों के भी शेयर करें। फिर वो ख्वाब जो चौधरी साहब ने देखा था, वो ख्वाब क्या था, जिस ख्वाब के लिए इन्होंने दिन रात अंत तक मेहनत की, ये उस तहरीक के साथ रहे। और फिर उसके बाद हमने देखा कि फासले कुछ आने शुरू हो गए, उस फासलों की वजह क्या थी और आज इफ्तिखार चौधरी साहब का क्या कोई फ्यूचर में सियासी मुस्तकबिल है या नहीं, चौधरी साहब की इस पर क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। चौधरी साहब, एक बहुत जज्बाती, एक बहुत वलवला अंगेज तहरीक पाकिस्तान की तारीख में शायद हमने, मेरी नस्ल ने तो नहीं देखी, वो जोश वो जज्बा जो हमने आपके अल्फाज में देखा, आपकी उस जद्दोजहद में देखा, लोगों के अंदर जज्बा इफ्तिखार चौधरी की बहाली का, अंत तक आपने मेहनत की। तो फिर वो आपके ख्वाब, यानी सबसे शुरू हम ये करेंगे कि आपकी यानी एसोसिएशन कैसे शुरू हुई इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ, आप कैसे आए, उनके हाथ में आपने हाथ पकड़ा, कैसे बात करनी शुरू हुई? इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब 2005 में 30 जून 2005 को चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगे, मुकर्रर हुए और 2005 से कोई इतने ज़्यादा उनमें स्पार्क उस वक्त नहीं था, पर 2006 दिसंबर में एक वाक़या हुआ जिसका बहुत लोगों को याद नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात हुए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात हुए तो उसको वो मुनीर मलिक एक उम्मीदवार थे और राजा हक नवाज साहब एक दूसरे उम्मीदवार थे। सिंध से उसकी बारी थी और सिंध से प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार ने मुंतखब होना था। वो चैलेंज हो गई इलेक्शन। पाकिस्तान बार काउंसिल के दोस्तों ने मुझे कहा कि आप हमें हमारी नुमाइंदगी करें, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के दो उम्मीदवार राजा हक नवाज और मुनीर मलिक के दरमियान ये मुकाबला है सुप्रीम कोर्ट में और आप हमारी नुमाइंदगी करें। अब वो केस जब शुरू हुआ, उसके लिए चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने 9 मेंबर बेंच बना दिया, बड़ा बेंच बना दिया सुप्रीम कोर्ट का। मैं पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा था कि वकालत करने गया था और पाकिस्तान बार काउंसिल का ये कहना था कि हाई कोर्ट को इख्तियार समात ही नहीं, ये समात का इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ हमें है। ठीक है, दुरुस्त। पाकिस्तान बार काउंसिल के ट्राइब्यूनल को। तो चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा दबाव डाला दोनों वकला पे। एक वकील साहब राजा हक नवाज की तरफ से थे, शेख अकरम साहब, और एक वकील थे हफीज़ पीरज़ादा साहब, मुनीर मलिक साहब की तरफ से। उन पर बड़ा दबाव डाला। उन्होंने समझौता ये कर लिया कि हाई कोर्ट में केस चले, ठीक, रिमांड कर दिया जाए हाई कोर्ट। अब चीफ जस्टिस साहब फैसला लिखाने लगे तो मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा जी ये तो मेरे इख्तियार, पाकिस्तान बार काउंसिल मेरे क्लाइंट के इख्तियारात की बात कर रही है, आपने मुझे पूछा ही नहीं, सुना ही नहीं और आप फैसला दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपके क्या इख्तियार हैं, जब मियाँ बीवी राज़ी, दोनों कैंडिडेट्स राज़ी तो क्या करेगा काजी। मैंने कहा काजी की अपनी राइट है, काजी का अपना ट्राइब्यूनल है, काजी माने पाकिस्तान बार काउंसिल। चौधरी साहब मुझ पर बहुत बरसे, बड़ा गुस्सा खाया कि आप बीच में रखना डाल रहे हैं। या मैंने कहा मैं आइन और कानून की पासदारी के लिए कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान बार काउंसिल का इख्तियार समात है, हाई कोर्ट का नहीं। आप रिमांड कर रहे हैं हाई कोर्ट को, दोनों ये मान गए और आप मान गए और ये एक नज़ीर कायम होगी। अच्छा, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। यानी आपका जो शुरुआत है, यानी आपका कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं, बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहा था, बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहा था।
बिल आखिर जज साहिबान ने, दूसरों ने कहना शुरू किया इसकी बहस तो सुननी पड़ेगी हमें। तो कोर्ट गुस्से में, चीफ जस्टिस साहब ने कोर्ट को आधे घंटे के लिए बर्खास्त किया और उठ के चले गए। आध घंटे बाद आए तो मुझे कहने लगे अच्छा आप बहस करें, आपको सुनते हैं हम। 2 घंटे मुझे सुना, मैंने पेश किए दलाइल कि एक स्पेशल ट्राइब्यूनल है और स्पेशल ट्राइब्यूनल के होते हुए हाई कोर्ट की कोई वक़्त नहीं है, इख्तियार समात नहीं है। बिल आखिर रात शाम 7 बजे फ़ैसला सुनाया उन्होंने और मेरे हक़ में फ़ैसला हो गया। जी, वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का। चौधरी साहब से गुफ्तगू जारी रहेगी। आपसे मुलाकात होती है इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक। जी चौधरी साहब, अब ये बताइए कि फिर इलेक्शन होते हैं, उसके बाद फिर आप इनको लेके यानी आसिफ जरदारी साहब के घर भी जाते हैं मोहतरमा की ताज़ियत के लिए। जजेस बहाल नहीं कहा जाता है, लोग कह रहे हैं जी एतजाज़ ले गया, एतजाज़ ले गया। उनको एतजाज़ या इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी कोई दूध पीने वाला बच्चा तो नहीं था कि वो आंखें बंद करके उसकी आंखों पे पट्टी बहने बांधी और उंगली से पकड़ा और खींच के ले गया। चीफ जस्टिस साहब खुद गए, जानते थे कहाँ जा रहे हैं। अफसोस के लिए उनकी तवक्कुआत मेरे ख्याल में ये थी, तवक्को ये थी कि अगर चले जाएंगे तो आसिफ जरदारी मान जाएंगे उनकी बहाली के और वो हिदायत कर देंगे प्राइम मिनिस्टर को कि इनको बहाल करो। आसिफ जरदारी के पेश नज़र 4-5 वकला की राय थी। उनके पेश नज़र फारूक नायक की राय थी कि बहाल हो ही नहीं सकते। अच्छा। उनके पेश नज़र हफीज़ पीरज़ादा की राय थी कि बहाल हो ही नहीं सकते, आइन के तहत मुमकिन ही नहीं है। डोगर चीफ जस्टिस है और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी तारीख़ का एक वो सफ़ा है, वर्क है जो कि काट के फेंक दिया गया है, फाड़ के। बाबर अवान साहब की राय थी, सदर जरदारी को, उस वक्त सदर नहीं थे, पर कि बहाल किया जा ही नहीं सकता। लतीफ़ खोसा साहब की राय थी, ये सीनियर वकला थे, कि बहाल किया जा ही नहीं सकता। एक मैं अकेला था जो कहता था कि बहाल न सिर्फ बहाल किया जा सकता है पर बहाल होगा। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी बहाल, मुझे कहते थे तुम कैसे कह रहे हो, मैं पार्टी में बैठ के कहता था, मैं कहा बहाल होगा, अब बहाल करो, क्योंकि इनको गलत गैर आइनी तौर पे निकाला गया है। ये गैर आइनी इकदाम था एक फौजी डिक्टेटर का, तो इन्होंने बहाल होना ही होना है। चीफ जस्टिस साहब को उसका बड़ा धचका सा लगा कि मैं चला भी गया हूँ पुरसे के लिए और मुझे बहाल भी नहीं किया। तो उसके बाद उनका रवैया पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी के लिए कुछ सख्त सा था। अगर अच्छा, ये बताइए कि वो जो फ़ोन आया था आपको जनरल कियानी का, क्या गुफ्तगू हुई थी आपकी? अभी आप जा रहे हैं लॉन्ग मार्च के साथ, पहुंचे हैं, रात का वक्त है, आपको कॉल आई है। हाँ, कामों की से हम आगे ज़रा निकले थे और मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी गाड़ी में बैठा हुआ था। मैं तो अपनी गाड़ी में चला था, पर रास्ते में मियाँ साहब का और मेरा जुलूस आपस में मिल गए। वकला का और लीडरशिप रोल वकला का था उसमें। तो मुझे मियाँ साहब ने कहा आप मेरे साथ गाड़ी में आ जाएं, और हमें ये अंदेशा था बहुत, मेरे बीवी बच्चों को बहुत अंदेशा था और कि कोई बम का धमाका होगा गाड़ी पे, मेरी गाड़ी पे। तो जब मैं बैठ गया मियाँ साहब के साथ तो मैंने फ़ोन किया बुशरा को कि मैं अब मियाँ साहब की गाड़ी पे हूँ, और वो कह नहीं शुक्र है, वो बॉम्ब प्रूफ है ना। मैंने कहा वो बॉम्ब प्रूफ है गाड़ी। तो उसमें ब्रिगेडियर जुबैर साहब का फ़ोन आया पहले। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ आपसे बात करना चाहते हैं। ये हम अभी गुजरांवाला से कुछ 10-15 मील पीछे थे, लेकिन हमें को 8-9 घंटे मार्च करते हो चुके थे, रात का वक्त था। तो उन्होंने कहा आर्मी चीफ आपसे बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने बात की तो
कियानी साहब ने अंग्रेज़ी में ही बात की मेरे से, और उन्होंने कहा कि मैं आपको एक राय देना चाह रहा हूँ, और वो मेरी राय ये है कि प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी रात 3 बजे कुछ ऐलान करने वाले हैं, तो मेरी तजवीज़ ये होगी कि आप उनको सुन के लें गुजरांवाला एंटर करने से पहले। मैंने कहा कि ये आप मुझे ज़रा एक खिफ़त सी हुई। मैंने कहा आर्मी चीफ से, मैंने कहा कि आप मुझे ये हिदायत कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैंने ख़ास कहा है कि मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं हिदायत नहीं कर रहा हूँ, आप हिदायत ना समझें इसको, मेरी सजेशन है कि आप की कंसर्न्स जो हैं वो दोनों वो एड्रेस होंगी उस खिताब में। ये उन्होंने मुझे खुद बता दिया कि दोनों एड्रेस होंगी। मैंने कहा जनरल व्हाट आर माय 2 कंसर्न्स, मेरी 2 मतलब है कंसर्न्स क्या है आपके ख्याल में? उन्होंने कहा एक ये कि कोई -1 फार्मूला ना हो। उस वक्त -1 फार्मूला चल रहा था, और कोई -1 फार्मूला नहीं, बल्कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब भी बहाल हों बाकी जजेस के साथ। और दूसरा कि उनसे हल्फ ना लिया जाए, हल्फ वो पुराना ही, यानी तसलसल से तसव्वुर किया जाए कि वो चीफ जस्टिस ही रहे हैं, और 2005 का ही हल्फ है। मैंने कहा जनरल यू आर राइट, दीज आर बोथ ऑफ दीज आर माई कंसर्न। तो उसने कहा कि फिर आप सुन लें ज़रा, आपकी कंसर्न्स अगर एड्रेस हो जाती हैं तो शायद आपको आगे ना आना पड़े। मैंने कहा ये तो मैं देखूंगा, और मैं अपने साथियों से मशवरा करूंगा। तो मुझे मियाँ साहब कहने लगे कि किसका फ़ोन था? अच्छा, जनरल कियानी ने यह भी कहा कि अगर आपकी कंसर्न्स एड्रेस हो गई तो आई होप वी कैन मीट आफ्टर दैट, और कभी बैठ के डिनर मेरे साथ खाएं, गपशप लगाएं। मैंने कहा गोल्फ भी खेलेंगे। और ये अब जब मैंने फ़ोन बंद किया तो मियाँ साहब ने मुझसे पूछा कि किसका फ़ोन था। अब एक मीडिया हाउस ये बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि वो फ़ोन मियाँ साहब को गया था, मुझे गया ही नहीं था। अब ये उनके ख़िलाफ़ मैं वकील हूँ, चूँकि उनके ख़िलाफ़ वकील हूँ, तो वो ये हर गलत बयानी पे बाबर। अच्छा, मियाँ साहब ने मुझे पूछा कि किसका फ़ोन था। मैंने कहा आपके ख्याल में किसका था? कहने लगे जनरल था कोई। मैंने कहा कौन सा? कहने लगे कौन सा जनरल, आप बताएं। मैंने कहा आर्मी चीफ। तो मुझे कहते हैं कि आप उसको जनरल 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 कह रहे थे, जनरल साहब नहीं कह रहे थे। मैंने कहा अंग्रेज़ी में बात हो रही थी, अगर उर्दू में बात करते तो मैं ज़रूर जनरल साहब कहता। मैं इतना मतलब मुरवत आदमी नहीं हूँ, शाइस्ता अदब हूँ, पर अंग्रेज़ी में चूँकि बात की, अंग्रेज़ी में यूँ से जनरल। तो कहने लगे क्या कहा? मैंने बताया। तो फिर हम अब दोनों सोचना शुरू हो गए कहाँ रुक सकते हैं। गुजरांवाला से पहले बाईपास पे एक बहुत बड़ा बंगला है, बल्कि फार्म हाउस है, खुर्रम दस्तगीर साहब जो वज़ीर हैं उनके बहनोई का, उनकी हमशीरा और उनके बहनोई का। वहाँ हम मुड़ गए, वहाँ इतला कर दी कि हम उधर आ रहे हैं। वो सामने बहुत बड़ा लॉन उसका 2-3 एकड़ वाला, 40-50 हज़ार आदमी हमारे साथ था, वो सारे का सारा उसमें आ गया। हम चले गए घर के अंदर, बाहर टेलीविज़न लगा दी गई उन लोगों के लिए, सबको बताया कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने तकरीर करनी है, वो सुनना है। वो पट्टियाँ भी चल रही थी, वज़ीर आज़म खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म ने बिल आखिर खिताब 3 बजे नहीं 6 बजे किया सुबह। ठीक है। उसमें उन्होंने ऐलान कर दिया कि बहाल, सारे बहाल। और अब अनीक जी, ये आपको मैं बात बताऊं, ये जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ हम पे बड़ा इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि जी इन्होंने वहीं लॉन्ग मार्च छोड़ दी, और ये लॉन्ग मार्च को लेके क्यों नहीं इस्लामाबाद आए, वहाँ से गुजरांवाला से वापस क्यों हो गए। बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं एतजाज़ हसन पे और मियाँ नवाज शरीफ पे। बात यह है कि जब यूसुफ रज़ा ने ऐलान किया, उस साहब ने सुना। हकीकत आपको वाक़या बता रहा हूँ,
उसके बाद हमने 15-20 मिनट, MNAs भी थे मियाँ साहब के, वकला के भी, मेरे साथी लाहौर वाले कुछ थे। हमने सोचा क्या करें। मैं मुनीर मलिक को ट्राई कर रहा था, तारिक महमूद को, कुर्द को फ़ोन मिल नहीं था रहा, सारे फ़ोन जैम थे, हर कोई तब बोल रहा होगा। बड़ी मुश्किल से कुर्द मिला। कुर्द को मैंने कहा भाई ये तो यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट भी था उस वक्त, मैंने कहा यहाँ तो ये हो गया है, अब क्या तुम्हारी राय है। कुर्द ने कहा चौधरी साहब हम तो घर आ गए वापस, ये तो सारा ख़त्म हो गया मामला अब तो। मैंने कहा चलो, मैंने अब मियाँ साहब को कहा कि बाहर लोग तो देखें। हम फर्स्ट फ्लोर पे थे, हम बाहर आके खिड़कियों में से लोग देखने लगे तो वहाँ को 500-600 आदमी रह गया था। ठीक है। लोगों का कथारसिस हो गया। सही। हमने फ़ोन करके पूछा, गुजरांवाला रेलवे स्टेशन पे जो जलसा था जिस तक हम पहुँचने वाले थे, वहाँ कोई 1.5-2 लाख बंदा था। ये मुझे कियानी साहब ने खुद भी बताया कि बहुत बड़ा मजमा आपका इंतज़ार कर रहा है, उससे पहले आप सुन लें। तो वो पता लगा कि वहाँ भी सारे, वहाँ निराला की और मिठाई की दुकानें जो थीं वो भी लुट गईं। लोगों ने खरीद के, लूटा तो नहीं, वो भी लुट गई, खरीद के लोग अपने घरों घर चले गए। और जब हम जलसे पे उस पे पहुंचे तो 200 आदमी थे उस वक्त। हम फिर भी गए उस जलसे पे, रेलवे स्टेशन। इतना इतने तो कम लोग थे कि हमने कार के अंदर, गाड़ी के अंदर से ही खिताब किया, नवाज शरीफ ने भी, मैंने भी। हम बाहर निकल के गाड़ी में भी नहीं खड़े होके, क्योंकि कैमरे कुछ थे, मीडिया के 1-2 कैमरे रह गए थे, हम उनके सामने दिखाना नहीं चाहते थे कि बंदा ही कोई नहीं। उस वक्त तक बंदे सब जा चुके थे। अब लॉन्ग मार्च क्या लेके जाते। गुजरात से मैंने पूछा अपने साथी अजीज से, चौधरी आजम से, कि मैंने कहा वो भाई हम आ रहे हैं क्या। उसने कहा भाई जी बिल्कुल ना आए। जी वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का। चौधरी साहब से गुफ्तगू जारी रहेगी। जी वेलकम बैक। जी चौधरी साहब, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि थोड़ा शायद कोई खिंचाव आया, शायद कोई तवक्कुआत आपकी पूरी नहीं हुई, या तो आपसे जो, यानी जो आपने होता ना कि आप एक टीम, एक मुश्तरका ख्वाब देखते हैं, इरादे करते हैं, और फिर आप दूसरे को देखते हैं कि उस तरह से नहीं, क्या इस तरह का मामला हो गया था? देखिए क्या वजह है कि कुर्द भी उनका नकाद है इस वक्त, तारिक महमूद भी नकाद है, मुनीर मलिक भी बहुत थे, पर आजकल अटॉर्नी जनरल हैं तो उनका जो मनसब है वो इजाज़त नहीं देता कि वो ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बात करें। चीफ जस्टिस साहब से हमारे जो ख्वाब वाबस्ता थे वो मेरी ही नज़्म में, जी बिल्कुल, रियासत होगी माँ के जैसी, हर शहरी को प्यार से प्यार करेगी। अब हम जो देखते थे कि रियासत में ये जो अदलिया का सतून है, इसका सबसे बड़ा फ़र्ज, और इतना पावरफुल चीफ जस्टिस आया है, जितना पावरफुल पहले कभी नहीं आया, शायद आइंदा कभी ना आए। और 2009 से 2013 तक पूरे 4.5 साल मिले, 2014 आने को है, 4.5 साल मिले, इतना तसल्सल, इतना। वो जब रीइंस्टेट हुए ताकत के साथ, तो उनका हम समझते थे कि फरीज़ा ये होगा कि वो सबसे पहले अव्वली तरजीह के तौर पे मातहत अदालतों को, माहौल को ठीक करेंगे। वहाँ जो जुल्म और जबर होता है, वहाँ जो धौंस और धांधली है, वहाँ जो ताखीरी हरबे होते हैं, उनको वहाँ इंसाफ आदमी को नहीं मिलता। 100 में से 3 होंगे अच्छे लोग, वहाँ 100 में से 5 होंगे, 10 होंगे, पर 90% बुरा हाल है। उसकी तरफ तवज्जो देंगे। लेकिन चौधरी साहब कुछ अपनी ज़ात को उजागर करने में ज़्यादा मगन हो गए। एक तो ये बात थी जिस पे मैं कम अज़ कम उनसे कहता, मैं उनके आगे पेश नहीं होता था, ना ज़मानत करानी है, ना स्टे लेना है। कल एक मीडिया पर हाउस पे का एक साहब, एक उनका नुमाइंदा, वो कह रहा था जी एतजाज़ एहसन फ़ीस लेता था उनके केस सामने पेश ना करने के।
कोई बंदा भी पेश करूँ, मैंने कोई केसेस जो मेरे किए हैं, मैं तो उनके आगे केस लगता था, मेरा लग जाता था हाई कोर्ट में, मेरा किया हुआ केस तो मैं इनकार कर देता था क्लाइंट को। क्लाइंट से हाई कोर्ट में जीता हुआ केस, क्लाइंट रिस्पोंडेंट है, दूसरी साइड चली गई है, चौधरी साहब के सामने केस लग गया, मैं अपने क्लाइंट को कह देता था भाई मैं नहीं पेश हो सकता। बहरहाल ये कहने वाले तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उनके खिलाफ मैं पेश हो रहा हूँ मुकदमे में। पर चौधरी साहब से जो मुझे थोड़ी सी मायूसी हुई, और जहाँ से उनकी जानिब से भी और मेरी जानिब से भी, मेरी जानिब से ज़रा एहतराज़ शुरू हो गया, उनकी जानिब से ज़रा शायद इज्तनाब शुरू हो गया। तो वो क्या थी बात? वो अक्टूबर 2011 को मेरे पास कुछ ऐसे सबूत आए, हार्ड कॉपीज़ बड़ी क्लियर, जिन पे मुबैना तौर पे उनके बेटे अरसलान इफ्तिखार की करप्शन और वालिद के हवाले से। तो मैं उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स लेके चला गया, टाइम लेके, और मैंने उनसे कहा कि ये टोनी तो हमारे ख्वाब चकनाचूर कर रहा देगा। वो जो गुफ्तगू हुई सारी बताना शायद ठीक नहीं, पर उससे मुझे थोड़ी सी मायूसी हुई कि चीफ जस्टिस साहब का वो रद्द अमल नहीं था जो मुझे तवक्को थी कि होना चाहिए। 8 महीने बाद मैं तो खामोश रहा, मैंने किसी से बात नहीं की, जिक्र नहीं किया। आपके ख्याल में जो आपने उनको बताया ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो उनको पहले से इसका अंदाजा था या उनके लिए बिल्कुल ये शॉकिंग न्यूज़ थी? उनके लिए शॉकिंग नहीं था, वो शॉक नहीं हुए। ये मैं समझता था शॉक होंगे, क्योंकि एक बड़ी तगोदौ के साथ वो बहाल हुए थे, लोगों के ख्वाब उनके साथ थे। मेरे ख्याल से उनको शॉक होना चाहिए था, पर शॉक नहीं हुए। तो इसका मतलब मुझे यही थोड़ी सी मायूसी हुई। लेकिन जिस तरह बाद में जब ये पब्लिक हो गया, जून यानी 8 महीने बाद, जून 2012 में ये ब्लो अप हो गया, उस वक्त तक मैंने किसी को नहीं बताया हुआ था, स्वाय क्योंकि एक रात मैं सो ही नहीं सका, नींद ही ना आए, करवटें बदलूं, कभी उठ के दूसरे कमरे में चले जाऊं तो बुशरा ने मुझे समझा कि ये बीमार है या क्या है, तो उससे मैंने शेयर किया। उसने भी किसी से हमने बात नहीं की, पर हम अपने तई बहुत मुरझा गए। तो उसके बाद जब जून 2012 में ये ब्रेक हुआ और ब्लो अप हुई स्टोरी, तो चीफ जस्टिस साहब अपने ही बेटे को मुल्ज़िम बना के बेंच पे बैठ गए, जो मुनासिब नहीं था। उनके लिए बेंच को तश्कील देना भी मुनासिब नहीं था, पर बैठ गए कुरान रख के। और जिसका मुझे समझ नहीं आती उसका एक्सप्लेनेशन कोई है कि किस तरह हो सकता है। ये मीडिया पे शोर पड़ गया, बार एसोसिएशन में शोर पड़ गया कि ये किस तरह आप अपने बेटे को सामने रख के खड़ा करके, किस तरह को हज़रत उमर तो नहीं है, सारे इंसान हैं, खताकार हैं, बेटा सामने खड़ा है, इंसाफ के तकाजे किस तरह पूरे होंगे। फिर उन्होंने एक और बेंच तश्कील दे दिया। तो ये एक बायस बना। मुझे दोस्तों जब ब्रेकआउट हो गया बहुत, तो मैंने किसी से जिक्र किया कि मैंने ये बात जो अखबारों की शह सुर्खियाँ, ये मैंने चीफ को 8 महीने पहले बताई थी। वो कहने लगे अच्छा तुमने जाके उसके बेटे की बात कर दी थी, मेरे को बेटे की तुमने कर दी थी। मैंने तो फिर तो उसने तुम्हारे खिलाफ होना ही होना था। मैंने कहा भाई मैं दोस्त के तौर पे, भाई के तौर पे, फैमिली मेंबर के तौर पे गया था, बता लो। नहीं तुम नहीं जानते। ये उनको गिरा गुजरी होगी उनकी तबीयत। वक्त हुआ कमर्शियल ब्रेक का, इसके बाद आपसे यही मुलाकात होती है। देखते रहिए दुनिया न्यूज़।
जी चॉइस साहब, रवैया इनका थोड़ा पीपल्स पार्टी की हुकूमत से आप समझते हैं सख्त था, और गिलानी यूसुफ गिलानी के जो केस का फैसला था डिस्क्वालिफिकेशन का, उसके साथ ज़रा ये भी बताते जाइएगा कि वो NRO और वो स्विस अदालतें, मतलब पैसा तो फिर एक भी नहीं, मतलब इस रवैये को आप कैसा देखेंगे? देखें, पीपल्स पार्टी के मैं रवैये की क्या बात करूं, पर वाक़यात की तरफ, हज स्कैंडल पीपल्स पार्टी, NICL स्कैंडल पीपल्स पार्टी, रेंटल स्कैंडल पीपल्स पार्टी, बिल्कुल चलें, 1 मिनट के लिए तस्लीम करते हैं। मैं इस पे बहस नहीं करता कि ये दुरुस्त थे, ये तस्लीम करें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले दुरुस्त थे, उनको इनके पीछे जाना चाहिए था और कार्रवाई करनी चाहिए थी, मान लिया। लेकिन जब नंदीपुर केस पे MD पेप्को लिखता है एक लेटर, MD पेप्को लिखता है, चीफ जस्टिस को लिखता है, वो लेटर अखबारों में, अखबारात में भी छपा है कि ये और कवायफ दे दे के किस तरह 18 अरब रुपए की इसमें चोरी और डकैती है, 18 अरब रुपए की, उस पर सुओ मोटो नहीं होता, उसको दरखास्त के तौर पे भी ट्रीट नहीं किया जाता। जब मियां नवाज शरीफ पे इल्ज़ाम सुप्रीम कोर्ट खुद ठहरा देती है, खुद ठहराती है कि 95 लाख रुपया 1990 में, जो आजकल 9 करोड़ 20 करोड़ होगा, 95 लाख 1990 में ISI से सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ ने लिया 90 की इलेक्शन रिग करने के लिए, उस पे कोई सुओ मोटो या अमल दरामद बेंच नहीं बनता, NRO पे अमल दरामद बेंच बन जाता है। जब मुस्लिम लीग नवाज के प्रेसिडेंट एक वोटर हैं सदारती इंतखाब में, राजा जफरुल हक साहब पेश होते हैं अदालत में और कहते हैं कि सदारती इलेक्शन का शेड्यूल आप एडवांस कर दो, 6 अगस्त की बजाय 30 जुलाई कर दो, 8 दिन बीच में से काट दो। तो बगैर पूछे, बगैर नोटिस दिए मियां रजा रब्बानी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, और जस्टिस वजीउद्दीन को जो उम्मीदवार हैं, उनको बगैर नोटिस दिए वो काम जो कि एक्सक्लूसिवली चीफ इलेक्शन कमिश्नर के करने का था आइन के तहत, वो कर देते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब पेश होते हैं तो 100 तकर्रियां एक दिन में, एक पहले नोटिस में उनको सस्पेंड करके और दूसरे दिन उनको ख़त्म कर देते हैं। चौधरी निसार साहब पेश होते हैं तो ये पेश क्या होते हैं, उनकी दरखास्त जाती है तो एक चेयरमैन नैब भी उड़ जाता है, फिर दूसरा चेयरमैन नैब भी उड़ जाता है चौधरी साहब की दरखास्तों पे। मियां नवाज शरीफ खुद पेश होते हैं मेमो केस में, खुद पेश होके गुजारिशात करते हैं जो उन्होंने नहीं मांगा होता, वो भी उसी दिन पहले दिन ही, जो नहीं मांगा, उन्होंने कमीशन नहीं मांगी, वो इंडिपेंडेंट कमीशन जो कि इख्तियार नहीं है सुप्रीम कोर्ट का बनाने का, साख देने का, वो बना दी जाती है। तो अब ये तो क्लियर है कि एक तरफ सख्त रवैया था, दूसरी तरफ नरम गोशा था। अब अच्छा, मीडिया के साथ यानी ये भी, यानी जो सुनने देखने पढ़ने में आता है वो ये है कि यानी खबरों का एक बड़ा नोटिस वो लिया करते थे, टेलीविज़न, अखबार और ख़ास तौर पे ग्रुप की तरफ से एक्शन भी हो जाया करता था। आज की सुप्रीम कोर्ट की आलम यह है, अभी इस्लामाबाद से मुझे फ़ोन आया दोस्त का कि वो कह रहे थे कि आज मैं गया हुआ था सुप्रीम कोर्ट बेंच में, कल गए थे, तो वहाँ तो साफ़ी कोई नहीं है बेंच नंबर 1 में। मैंने कहा ये सारे बेरोज़गार हो जाएंगे बेचारे आप, वहाँ पटियाँ कोई नहीं चल रही वहाँ। उन्होंने कहा जी फैसला देंगे तो आप अखबारों में रिपोर्ट करते रहना, जब तक फैसला नहीं आता तो अदालत तबसरे हो रहे हैं, उस पर तबसरे उस पर लिखे जा रहे हैं। और चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने बहुत बड़े काम भी किए हैं, इनसे ये सरफे नज़र नहीं किया जा सकता। गुमशुदा लोगों के लिए जिस तरह उन्होंने परसू किया है, बहुत बड़ा काम है। लेकिन उसके साथ अगर खुद कुछ नोटिस कह रहा हूँ, खुद नोटिस
ये कुछ फ्रॉइडियन स्लिप हो गई है। आज खुद नोटिस हज़ारा कौम की उन बच्चियों का जो बस में उड़ा दी गई, या हज़ारा कौम का जो कत्ले आम वो शिया हैं हो रहा है, उन पे ले लिया होता। क्रिश्चियंस पे, जोसेफ कॉलोनी पे ले लिया होता। क्रिश्चियंस की चर्च पेशावर में ले लिया होता, उधर नहीं लिया। सो चीफ जस्टिस साहब ने जो बड़े काम किए हैं वो भी इसलिए थोड़े से मुतनाज़ा हो जाते हैं कि उनके अगर एक बड़ा हाथ डाला है तो फिर दूसरे बड़े पे भी हाथ डालना चाहिए, फिर तीसरे बड़े पे भी हाथ डालना चाहिए, फिर मसावी किस्म का वो होता हुआ दिखाई देना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। अच्छा सर, अब फ्यूचर पे आते हैं। जितना आप उनको जानते हैं, उनके साथ अपने वक्त गुजारा है, उनके विजन्स यानी आप देखते हैं कि सियासत में वो आना चाहेंगे? मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने गुज़श्ता 2 हफ्ते में किया है, जिस तरह घन गरज को उन्होंने इंक्रीज़ किया है, जिस तरह उनकी मर्ज़ी के बगैर तो नहीं हो सकता था कि मशल बरदार जलूस लेके उनके घर तक वकला छोड़ने गए उनको। उनके यकीनन जानिसार अभी भी बहुत हैं और उनका हक बनता है जानिसारी का भी, और चीफ जस्टिस ने कमाया भी है इस अकीदत को जायज़ तौर पे। पर उससे लगता ये है कि उनका ध्यान और नज़र एक सियासी किरदार की तरफ भी है, एक अपना सियासी रोल भी अदा करना चाहते हैं। अब उनके सामने 2-3 बातें हैं, इम्कानात। एक इम्कान है कि वो सियासी जमात किसी में शामिल हो जाए, तो वो नंबर 2 तो होने से रहे। दूसरा है कि नई सियासी जमात बनाएं। नई सियासी जमात बनाएंगे तो जिस तरह उनका मेरे ख्याल में उनकी जो पॉलिटिक्स नज़र आती है, वो ये तलाश गुमशुदा वालों केसेस में भी वो एक्सट्रीम राइट की है। ठीक है। वो राइट विंग स्पेस जो है, जो कि एक मौक़िफ़ रखती है तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से, वो राइट विंग स्पेस जो है वो इमरान खान, नवाज़ लीग और जमात इस्लामी और किसी हद तक JUI फजलुर रहमान ने ऑक्यूपाई की हुई है। ठीक है। उस स्पेस में वो क्राउडेड जगह है, उसमें से लेफ़्ट की पॉलिटिक्स में तो आ नहीं सकते, उसमें ही जा सकते हैं। तो उसमें उनके लिए जगह बनानी मुश्किल है। सो एक तो यह है कि सियासत किसी जमात में नंबर 2 हो जाए, वो नहीं होंगे। एक यह है कि पार्टी खुद बना लें, और वो उनके लिए स्पेस बनाना बड़ी मुश्किल है। तीसरा ये है कि आप किताबें लिखें, एक मेहनती, बड़ी मेहनत करने वाले, बड़े अनथक चीफ जस्टिस रहे, अनथक। चौथा ये है कि सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब की तरह और वजीउद्दीन साहब की तरह टेलीविज़न पे तबसरा निगार बन जाएं। वो भी मेरा ख्याल है बनेंगे नहीं। वो ज़रा धीमी तबीयत के हैं। सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब रहनुमाई कौम की करते रहते हैं। चीफ जस्टिस साहब की तबीयत में जमाल से ज़्यादा जलाल है, तो ये मैं नहीं देखता हूँ उनको ये रोल उनके लिए। आपके लिए, आपके यानी मुझे समझ आया वो ये आखिरी बात के, मुझे जो समझ आया वो ये है कि आपका जो उन्हें एक मोहब्बत भरा या मुखलिस मशवरा है वो ये है कि उनके लिए बेहतर है कि वो किताबें लिखें, रिसर्च की तरफ आ जाएं, NGO बना लें। हाँ, मेरे ख्याल में उनके लिए बेहतरीन काम ये होगा। और सियासत में फिर उनके ख़िलाफ़ कोई अरसलान का केस उठाएगा, कोई मतलब है, फिर जो इल्ज़ामात दब सकते हैं वो इल्ज़ामात लगेंगे और उनको तकलीफ़ होगी, उनको तकलीफ़ होगी। और तकलीफ़ मैं समझता हूँ कि उनको इसलिए भी होगी कि इतने बड़े काम करके, इतना बड़ा नाम बढ़ के सियासत में तो यहाँ पगड़ी उछलती है, इससे पगड़ी उछलती है, हमारी रोज़ पगड़ी उछाली जा रही होती और हम बर्दाश्त करते हैं। इफ्तिखार चौधरी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और सबसे बड़ा ऑन द अदर हैंड आप देखिए कि यानी कोई ऐसी बात जो नहीं होनी चाहिए थी, जिसने उनको यानी वो उस मकाम से ज़ेब नहीं देती थी, आपके नज़दीक? सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उनकी है कि उन्होंने एक ज़ईफ़, नहीफ़
और बीमार इदारे को जिला बख्शी और जान बख्शी। अदालतें पाकिस्तान की और ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट बड़ा ज़ईफ़ और नईफ़ इदारा था। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने इसको एक मकाम दिया है, एक ताकत दी है। सबसे जो चीज़ नहीं उनको करनी चाहिए थी, मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो ये रवायत डाली, एक तो ज़रा सी किसी किस्म तरफदारी की, वो जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया वो नहीं होना चाहिए थी। और दूसरा, उनको मीडिया कॉन्शियस चीफ जस्टिस नहीं होना चाहिए था। मीडिया से ज़रा इज्तनाब और गुरेज करना चाहिए था। पट्टियों की अदालत नहीं चलनी चाहिए थी। और आखिरी ये कि उनको मातहत अदालतों का कुछ करके जाना चाहिए था। चौधरी एहसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के कैरियर, उनकी जो हाईलाइट्स थी बतौर चीफ जस्टिस, उस पर हमने राय हासिल की। नन अदर देन चौधरी एतजाज़ एहसन। आपसे मुलाकात होगी कल रात 10 बजे। देखते रहिए दुनिया न्यूज़।